हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का टॉपर्स टाइम चैनल में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आज ज्योग्राफी, कंप्लीट ज्योग्राफी जो है कवर करेंगे। ठीक है, जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है पहले वो देखते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें कवर होने वाले हैं। साथ साथ उसके जो क्वेश्चन एसएससी और डीएसएसबी में पूछे गए हैं वो भी कवर करेंगे। ओके, इससे पहले जो है हम हिस्ट्री के जो तीनों पार्ट्स हैं, एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री, तीनों को कवर कर चुके हैं। उनके नोट्स जो है वहाँ पे टेलीग्राम का जो ग्रुप है हमारा उसमें शेयर कर दिए गए हैं। ठीक है, आगे भी अगर कोई और बच्चा अगर नोट्स लेना चाहे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। वहीं पर जो है उसी ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में आपको 15 डे का जो कोर्स है, टारगेट बैच है, वो मिलेगा, जिसमें आपको बताया गया है कि आपको ये चीज़ें जो है फर्स्ट डे सेकेंड डे जो है पढ़नी है। ठीक है, उनकी पीडीएफ सभी की जो भी चीज़ें होंगी वो सब पीडीएफ जो है उसमें शेयर की गई हैं। चाहे करंट अफेयर हो, चाहे जनरल अवेयरनेस हो, रीजनिंग हो, मैथ हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, सभी की पीडीएफ जो है आपको वहीं पर मिलेगी। और आगे जो नोट्स आएंगे स्टैटिक जीके के, वो नोट्स भी जो है आपको वहीं पर चैनल पर मिलेंगे। प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं डीएसएसबी के, टीचिंग नॉन टीचिंग सभी सब आपको उसी टेलीग्राम के पेड ग्रुप में जो है मिलेगा। लिंक आपको जो है इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। फिर भी बहुत सारे बच्चों का एक ये मैसेज होता है कि कैसे जो है जुड़ सकते हैं, तो एक लिंक आपको मिलेगा, वहाँ पे आपको एक फॉर्म फिल करना है, देन आप जो है पेमेंट करेंगे तो, और उसका स्क्रीनशॉट जो है व्हाट्सएप नंबर पे भेज देना है। उसके बाद जो आपको लिंक दिया जाएगा, फिर जो है आप उसमें ऐड हो सकते हैं। वहीं पे आपको जो है ना 15 डे टारगेट का एक पीडीएफ मिलेगी। वहाँ पर लिंक दिए गए हैं कि फर्स्ट डे आपको ये पढ़ना है, सेकंड डे ये, थर्ड डे ये, फोर्थ ये। तो वो आपको जो है 15 दिन में अपना कंप्लीट करना है कोर्स, एंड देन जो है प्रैक्टिस जो है आपको करनी है। ठीक है, जो भी प्रीवियस ईयर पेपर हो वहाँ से फिर आप कंप्लीट जो है 100 मार्क्स की अपनी पूरी प्रैक्टिस जो है कर सकते हैं कि 100 क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चंस जो है अटेम्प्ट कर पाए हैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं। वहाँ पे जो है ना पूरा मॉक टेस्ट भी जो है शेयर किया हुआ है, 100 मार्क्स का जो पूरा पेपर है वो भी जो है कुछ पेपर शेयर किए गए हैं, और रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट भी जो है वहीं पर विदाउट आंसर टिक के जो है शेयर हैं, तो वो वहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। भूगोल हम पढ़ेंगे, इसमें दो चीज़ें हम पढ़ेंगे, फिजिकल ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी में हम कवर करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ यानी कि पृथ्वी की संरचना के बारे में, रॉक एंड सॉयल यानी कि चट्टाने और मृदा, वोल्केनो एंड अर्थक्वेक, और एटमॉस्फेयर लेयर्स। ये जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, सिर्फ वो हैं। अगर पूरी ज्योग्राफी आपको पढ़नी है तो वो भी जो मैंने कवर करवाई हुई है, एनसीईआरटी लेवल की भी करवाई हुई है, और फिर थोड़ा जो हाई लेवल होता है वो भी कवर करवाया हुआ है अलग से डीएसएसबी के लिए। तो आप जो चाहे वो आप देख सकते हैं, और नोट्स उसके आपको वहीं पर ग्रुप में जो है मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम सिर्फ स्टैटिक जीके के पर्पज से पढ़ रहे हैं कि जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक डीएसएसबी में बार बार रिपीट हो रहे हैं, इसीलिए। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी में देखेंगे तो सबसे मतलब एक क्वेश्चन आपको रिवर एंड इसकी ट्रिब्यूटरी से मिलेगा ही मिलेगा, तो ये हम पढ़ेंगे। माउंटेन एंड पासेस यानी कि पर्वत और दर्रे, कौन सा पर्वत या दर्रा जो है कहाँ पे है, किसको जोड़ने का काम करता है। इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक है डैम एंड लेक, बांध एवं झीलें, और जो लास्ट टॉपिक है वो है नेशनल पार्क। ठीक है, तो ये कुछ टॉपिक है जो इस वीडियो में हम कवर करेंगे, विद क्वेश्चंस करेंगे, किस तरीके के क्वेश्चन डीएसएसबी में पूछे गए, कैसे क्वेश्चन एसएससी में पूछे गए, वो सब जो है आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ओके, चलिए शुरू करते हैं। जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा वो है स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ से, पृथ्वी की संरचना से। ओके, हिंदी में थोड़ा बहुत जो है हिंदी लिखने में थोड़ी गलती हो सकती है, तो वो आप इंग्लिश में जो है देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ की अगर हम बात करें, पृथ्वी की संरचना की अगर हम बात करें, तो 3 लेयर जो है मेनली इसमें होती है। तो पूछा जाए कि कितनी लेयर्स से बना होता है, तो 3 जो है मेन लेयर्स होती हैं। सबसे पहले होती है क्रस्ट। क्रस्ट को आप क्या कह सकते हैं, भूपर्पटी कह सकते हैं, भूपर्पटी। ठीक है, दूसरी जो होती है वो होती है मेंटल लेयर, और तीसरी लेयर जो होती है वो होती है कोर। ठीक है, तो जो सबसे ऊपरी परत होती है, इसको हम क्या बोल देंगे, आउटर मोस्ट लेयर। पूछा जाएगा कि सबसे ऊपरी भाग को क्या कहा जा सकता है, कि क्या कहा जाता है, सबसे बाहरी परत कौन सी है, तो वो है भूपर्पटी यानी कि क्रस्ट। इसकी थिकनेस जो है कई बार पूछ ली जाती है, तो 5 से 70 किलोमीटर तक जो है इसकी थिकनेस है। 2 टाइप की होती है ये, एक है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और दूसरी है ओशियनिक क्रस्ट, महाद्वीपीय भूपर्पटी और महासागरीय परपटी। ठीक है, ये कैसी होती है, बेसाल्टिक होती है, और कॉन्टिनेंटल अगर आप देखेंगे तो कैसी होती है, ग्रेनाइटिक होती है। एवरेज अगर मैं देखिए तो ये 30 से लेकर 50 किलोमीटर तक होती है, और बेसाल्टिक जो है 5 से 10 किलोमीटर तक होती है। ठीक है, मतलब जो भूपर्पटी है महाद्वीपीय इतनी होती है और महासागरीय इतनी होती है, तो ये आपको याद रखना है। ओके,
अब ये पूछा जाता है कि इसको और किस नाम से जाना जाता है, तो ऑल्सो कॉल्ड लिथोस्फीयर। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि इसको किस नाम से जाना जाता है, तो लिथोस्फीयर के नाम से भी इसको जाना जाता है। फिर ये क्वेश्चन आता है कि जो भूपर्पटी है वो बनी किस किस से होती है, तो सिलिका प्लस एल्यूमिनियम। ठीक है, भूपर्पटी किससे बनती है, याद रखो सिलिका प्लस एल्यूमिनियम से जो है ये बनती है, Si प्लस Al। मेंटल अगर पूछा जाए, देखो मेंटल में M है तो यहाँ पे सिलिकॉन प्लस M कर दो, यानी कि मैग्नीशियम Ma। ठीक है, कोर अगर आप देखेंगे तो Ni प्लस Fe, आयरन वगैरह हो जाएगा, निकल और आयरन। ठीक है, तो ये होता है, तो ये आपको याद रखना, इसको लिथोस्फीयर भी बोलते हैं और ये सिलिका एल्यूमिनियम से बनी होती है। उसके बाद आती है मेंटल, लाइज बिलो द क्रस्ट। पर्पटी के नीचे जो स्थित होती है लेयर, उसको हम बोलते हैं क्या, मेंटल। ठीक है, इसकी थिकनेस अगर आप देखेंगे तो वो कितनी है, 2900 किलोमीटर है। ठीक है, सेमी सॉलिड लेयर है ये, अर्ध ठोस परत है। कन्वेक्शन करंट प्रेजेंट, संवहन धाराएं जो है इसमें क्या होती हैं, मौजूद हैं। और इसे क्या कहा जाता है, एस्थेनोस्फीयर। क्या बोलते हैं इसको, एस्थेनोस्फीयर बोल लो, या इसी को आप बोल सकते हैं अपर मेंटल। ठीक है, दो होती ना इसमें, ऊपरी मेंटल और लोअर मेंटल। ओके ओके, तो ये आपको याद रखना है, एस्थेनोस्फीयर, और ये सिलिका और मैग्नीशियम हो जाएगा। उसके बाद आता है कोर। कोर को देखो, इसमें कोर अगर हम देखें तो इनर मोस्ट लेयर भी होती है और आउटर कोर भी जो है इसमें होता है। ठीक है, डिवाइडेड इनटू, ये देखो इनर मोस्ट लेयर है, ये सबसे भीतरी परत है। मतलब अगर आप देखेंगे ना तो सबसे ऊपर वाली परत क्रस्ट है, फिर मेंटल है, फिर आउटर कोर और इनर कोर। ओके, कोर होता है आउटर इनर, मेंटल में नहीं आएगा वो। ठीक है, चलिए अभी आप देखिए, आउटर कोर जो होती है ना, बाहरी जो परत होती है, ये लिक्विड फॉर्म में होती है, तरल होती है यानी कि, और ये किससे बनती है, आयरन और निकल से बनती है। किससे बनती है, आयरन और निकल से बनी होती है, लोहे और निकल से बनती है। उसके बाद इनर कोर की अगर हम बात करें तो ये इनर जो कोर है ना, ये किस उसमें है, फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, देखो सबसे ऊपर वाली हमने पढ़ी किस अवस्था में है, सॉलिड अवस्था में है, बिल्कुल ठोस अवस्था में। ये सेमी सॉलिड है, यानी कि अर्ध ठोस है। और यहाँ पे अगर आप आउटर कोर देखेंगे वो तो लिक्विड में है, और इनर कोर जो है सॉलिड है, और ये भी किससे बनी होती है, आयरन और निकल से ही बनी होती है। कोर का जो रेडियस है वो कितना है, 3500 किलोमीटर, और टेम्परेचर जो है यहाँ पे 5000 डिग्री सेल्सियस से 6000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। और ये जनरेट करती है क्या, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र जो है यहीं पर जो है उत्पन्न होता है। ओके, अब कई बार पूछ लिया जाता है कि क्रस्ट और मेंटल के बीच क्या पाया जाता है, तो क्रस्ट और मेंटल के बीच का जो भाग होता है ना, उसको क्या कहते हैं, मोहो कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मोहो। और मेंटल और कोर के बीच का जो भाग है उसको क्या बोलते हैं, गुटनबर्ग। ये पूछ लिया जाता है कई बार। तो गुटनबर्ग सीमा जो है कहाँ पे पाई जाती है, मेंटल और कोर के बीच में पाई जाती है। देखो यहाँ पे कैसे ये है ना, मोहरोविविक असंतुलन, डिसकॉन्टिन्यूटी, ये क्रस्ट और मेंटल के, और गटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी मेंटल एंड कोर के बीच में। ठीक है, डेंसिटी अगर हम देखें तो कोर जो है ना, कोर वो डेंसिस्ट पार्ट है, घनत्व अगर हम देखें तो। ठीक है, कोर जो है ना वो सबसे घना भाग है, और सबसे कम डेंसिटी किसकी है, क्रस्ट की है, फिर मेंटल की है, और फिर लास्ट में आता है कोर। कोर सबसे घना, सबसे ज़्यादा जो डेंसिटी है वो किसकी है, कोर की है। ठीक है, तो ये जो है हमारा फर्स्ट टॉपिक यहाँ पे कवर होता है। अब इसके क्वेश्चंस देखते हैं कि कैसे क्वेश्चंस जो थे इसमें पूछे गए थे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया कि आउटर मोस्ट लेयर जो है अर्थ की, वो कौन सी है, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड, पृथ्वी की सबसे भारी परत क्या कहलाती है, तो क्रस्ट कहलाती है, भूपर्पटी कहलाती है। ये CGL में भी आ चुका है क्वेश्चन, DSSB में भी आ चुका है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, द एवरेज थिकनेस ऑफ द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की कितनी पढ़ी हमने, 30 to 50 किलोमीटर। यहाँ पे आप देख सकते हैं ना, देखो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है वो 30 to 50 है, और ओशियनिक क्रस्ट जो है वो 5 to 10, यानी कि महाद्वीपीय भूपर्पटी 30 से 50 किलोमीटर तक एवरेज, और ओशियनिक महासागरीय भूपर्पटी 5 से 10। ये भी याद रखनी है कि कॉन्टिनेंटल कैसी है, ग्रेनाइटिक है, और ओशियनिक कैसी है, बेसाल्टिक है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, ओशियनिक क्रस्ट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ, किसका बना होता है, तो बेसाल्ट का हो जाएगा। ठीक है, कॉन्टिनेंटल कैसा है, ग्रेनाइटिक है, ये TGT में आया था। ओके, अगला देखिए, मोहरोविक डिसकॉन्टिन्यूटी सेपरेट, किसको सेपरेट करती है, क्रस्ट एंड मेंटल को, भूपर्पटी और मेंटल को करती है। और गुटनबर्ग डिसकॉन्टिन्यूटी लाइज बिटवीन मेंटल एंड कोर, गुटनबर्ग डिसकॉन्टिन्यूटी किस किस के बीच में है, मेंटल और कोर के बीच में है।
उसके बाद देखिए द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज जनरेटेड बाय, पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है वो उत्पन्न होता है कहाँ पे, आउटर कोर में उत्पन्न होता है, ठीक है। विच लेयर ऑफ द अर्थ इज इन लिक्विड स्टेट, तो आउटर कोर ही है जो लिक्विड स्टेट में होता है और यही है जहां पे अर्थ मैग्नेटिक फील्ड जो है जनरेट होती है, ओके। फिर आता है एस्थेनोस्फेयर इज अ पार्ट ऑफ, किसका पार्ट होता है, अपर मेंटल का पार्ट होता है। और मेंटल किसका बना होता है, सिलिका और मैग्नीशियम का बना होता है। सिलिका और एल्यूमिनियम का क्या बनता है, क्रस्ट बनता है, भूपर्पटी बनती है, ठीक है। और आयरन और निकल का क्या बनता है, आयरन और निकल का बनता है कोर, मतलब कोर जो है आयरन और निकल का बना है। चलिए देखिए अगला है करेक्ट ऑर्डर ऑफ लेयर्स बाय डेंसिटी, डेंसिटी के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो क्रस्ट, मेंटल और फिर कोर, ठीक है। यहाँ पे आप याद रख लो सियाल यानी कि सिलिका और एल्यूमिनियम क्रस्ट में हो जाएगा, सीमा मेंटल के लिए, और NiFe यानी कि आयरन और निकल कोर, मतलब निकल और आयरन से बनी होती है कोर, ठीक है। थिकेस्ट लेयर अगर पूछा जाए, थिक सबसे मोटी जो लेयर है वो कौन सी है, मेंटल है, ठीक है, ये जो है सीमा। होटेस्ट एंड डेंसेस्ट लेयर पूछा जाए तो घनत्व किसका ज्यादा होता है, कोर का, तो ये हो जाएगा होटेस्ट भी कौन सी रहेगी, यही रहेगी, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक आप देखिए कौन सा है, रॉक एंड सॉइल। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है रॉक एंड सॉइल, तो इसको देखते देखिए। इसमें देखिए सबसे पहले चट्टानों के बारे में पढ़ते हैं। रॉक मतलब चट्टान, चट्टानें प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ठोस पदार्थ है जो खनिजों से बनी होती हैं। क्या है, सॉलिड सब्सटेंस होती है रॉक, जो कि किससे बनती है, मिनरल से बनती है, ठीक है। अब इसमें रॉक के अगर हम देखें टाइप, अलग अलग टाइप की होती है, तो यहाँ पे ना नाम पूछा जाता है कि ग्रेनाइट जो है वो कैसी चट्टान है, या सैंडस्टोन है वो किस तरीके की चट्टान है, तो यहाँ से बेसिकली नाम पूछा जाता है। तो ये देखते हैं, तो सबसे पहले देखते हैं हम आग्नेय चट्टानें, इग्नियस रॉक जो होती हैं, तो ये कैसे बनती है, जब लावा ठंडा हो जाता है ना तब जो है ये रॉक बनती है। तो फॉर्म्ड फ्रॉम द सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा और लावा, तो मैग्मा लावा के जमने से, ठीक है, जमने से कह लो, या जब वो ठंडी हो जाती है, जम जाती है, तो तब जो है आग्नेय चट्टानें बनती है। तो ये भी पूछा जाता है कि लावा के जमने से कौन सी वो जो है रॉक बनती है, कौन सी चट्टानें बनती है, तो आग्नेय चट्टानें, इग्नियस रॉक। अब टाइप ऑफ रॉक्स में अगर मैं देखूं तो इसमें दो आती हैं, मतलब इग्नियस रॉक जो होती है कैसी होती है, इंट्रूसिव होती है, और दूसरी जो होती है एक्सट्रूसिव होती है, प्लूटोनिक और वोल्केनिक होती है। रॉक जो है कैसी है, प्लूटोनिक है और वोल्केनिक है, ठीक है। फिर इग्नियस रॉक में जो है आपको याद रखना है कि ग्रेनाइट, बेसाल्ट और प्यूमिस, ये तीनों ही जो है किस तरीके की हैं, आग्नेय चट्टानें। ग्रेनाइट, बेसाल्ट और प्यूमिस जो है किस तरीके की चट्टानें हैं, आग्नेय चट्टानें हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद आती है सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक इसको बोलते हैं हम अवसादी चट्टानें, फॉर्म्ड फ्रॉम द कॉम्पैक्शन एंड सीमेंटेशन ऑफ सेडिमेंट, यानी कि तल छटों के संघनन और जमने से निर्मित जो है होती है। ओके, ये अगर मैं बात करूँ ना इसकी सेडिमेंट्री रॉक्स की, अवसादी रॉक्स की, जो अवसाद होता है, ठीक है, उनके जमने से जो है ये निर्मित होती हैं, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल आ जाएगा सैंडस्टोन यानी कि बलुआ पत्थर, लाइमस्टोन और शेल, ये सारी जो है तीनों कैसी हैं, सेडिमेंट्री रॉक है। उसके बाद आती है मेटामॉर्फिक रॉक, यानी कि इसको बोलते हैं रूपांतरित चट्टानें। तो फॉर्म्ड व्हेन एग्जिस्टिंग रॉक अंडरगो हीट एंड प्रेशर, तो गर्मी और दबाव पड़ने से जो है, जो चट्टानें हैं उन पर जब गर्मी और दबाव पड़ता है तब जो है कौन सी बन रही हैं, रूपांतरित चट्टानें, या कह लो उच्च तापमान से या दबाव से पड़ने से जो चट्टानें परिवर्तित हो जाती हैं उसको रूपांतरित चट्टानें बोलते हैं। जैसे कि मार्बल हो गया, संगमरमर, स्लेट और नीस, ये कैसी है, मेटामॉर्फिक रॉक है।
ओके उसके बाद आता है सॉइल। सॉइल इज द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ सरफेस। मिट्टी जो है ये पृथ्वी की सतह का सबसे ऊपरी परत है। मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल, गैसेस, वाटर एंड ओके। और मिट्टी जो है किस किस का जो है मतलब किससे बनती है? कार्बनिक पदार्थों से बनती है, मिनरल्स हो गए, गैसें होगी, वायु का मिश्रण जो है ये होती है। कौन? मिट्टी। इट हैज लेयर्स कॉल्ड होरिजन्स। इसमें जो है परतें होती है सॉइल में भी, इनको क्या बोला जाता है? ओरिजन्स बोला जाता है। क्षितिज जो है बोला जाता है, मतलब जो सॉइल में परतें होती है इनको क्या बोलते हैं? क्षितिज बोला जाता है, होरिजन बोला जाता है। सॉइल फॉर्मेशन इज अफेक्टेड बाय वेदरिंग ऑफ रॉक, क्लाइमेट, ऑर्गेनिज्म एंड टाइम। मिट्टी का निर्माण चट्टानों के अपक्षय, जलवायु, जीवों और समय से प्रभावित होता है। ठीक है, अब यहाँ पे अलग अलग तरीके की जो है क्या दी गई हैं? टाइप ऑफ सॉइल दिए गए हैं, सॉइल के टाइप दिए गए हैं। ठीक है, इसमें देखते हैं अब क्या क्या जो है देखिए सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो है सैंडी सॉइल है, क्लेई सॉइल है, सिल्ट सॉइल है, लोमी सॉइल है। ठीक है, तो वही है ये इसमें सेम ही। ठीक है, सबसे पहले है सैंडी सॉइल, रेत भरी मिट्टी, बड़े कण जल्दी से निकल जाते हैं, लार्ज पार्टिकल होते हैं, ड्रेन क्विकली। ठीक है, इसमें लार्ज पार्टिकल होते हैं तो जल्दी से जो है मतलब ये निकल जाते हैं। रूट क्रॉप्स लाइक कैरेट, ऑनियन के लिए जो सबसे अच्छी मिट्टी है वो कौन सी है? सैंडी सॉइल जो है वो सही मानी जाती है। ठीक है, फिर आती है क्लेई सॉइल। ये जो है न्यूट्रिएंट रिच होती है और हैवी होती है। चिकनी मिट्टी जो होती है ना न्यूट्रिएंट रिच होती है, तो छोटे कण होते हैं और ये पानी को जो है रोक कर रखते हैं। अब इसके लिए जो ये सुटेबल होती है ये मिट्टी किसके लिए? धान के लिए उपयुक्त होती है। और चीनी मिट्टी की जो चीज़ें होती है, सेरेमिक जो होते हैं उनके लिए, जो सेरेमिक जार वगैरह होती है ना, सेरेमिक जार जो मिट्टी के बर्तन होते हैं उनके लिए बेस्ट जो मिट्टी होती है ना वो चिकनी मिट्टी जो है सबसे अच्छी मानी जाती है, तो क्लेई सॉइल हो जाएगा। फिर आती है सिल्ट सॉइल यानी कि गाद मिट्टी। इसमें जो है बारीक कण होते हैं बिल्कुल, और ये फर्टाइल और स्मूथ होती है, उपजाऊ और चिकनी होती है गाद मिट्टी, और ये बाढ़ के मैदानों में जो है पाई जाती है। ठीक है, लोमी सॉइल की अगर हम बात करेंगे तो ये मिक्सचर होती है किसका? सैंड का, सिल्ट का और क्ले का, यानी कि तीनों का जो मिक्सचर है वो कौन सी है? लोमी सॉइल है। और अधिकांश फसलों के लिए जो बलुई मिट्टी है ना वो सबसे बेस्ट मानी जाती है, और सब्जी वगैरह के लिए भी जो है यही मिट्टी जो है सबसे अच्छी मानी जाती है। ठीक है, तो ये हो गया। चलिए अब इसके क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन देखिए, विच रॉक इज कॉल्ड प्राइमरी रॉक? कौन सी रॉक है जिसको प्राइमरी रॉक जो है बोला जाता है? तो आग्नेय शैल, प्राथमिक शैल किसको कहा जाता है? आग्नेय शैलों को जो है प्राथमिक शैल जो है कहा जाता है। ओके, मार्बल हमने देखा था। मार्बल जो है किस तरीके की रॉक है? मेटामॉर्फिक, कायांतरित बोल लो, रूपांतरित बोल लो, एक ही चीज है। मतलब अपना जो है चट्टानों का जो है ना रूप परिवर्तित हो जाता है इसमें दबाव और टेम्परेचर की वजह से। ठीक है, तो ये मेटामॉर्फिक रॉक हो जाएगा। ग्रेनाइट बिलोंग्स टू विच कैटेगरी? ग्रेनाइट की अगर हम बात करें तो ये कैसी है? आग्नेय चट्टान है, इग्नियस रॉक है। उसके बाद कोयला है। कोयला जो है, कोयला इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेडिमेंट्री रॉक, अवसादी चट्टानों का उदाहरण है। उसके बाद देखिए, विच सॉइल इज बेस्ट फॉर कॉटन कल्टीवेशन? तो जो कपास है उसके लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी किसको माना गया है? ब्लैक सॉइल को माना गया है। रेड सॉइल गेट इट्स कलर। रेड सॉइल का जो कलर होता है वो किसके कारण होता है? आयरन ऑक्साइड के, लो ऑक्साइड के कारण जो है लाल मिट्टी का रंग जो है लाल होता है, आयरन ऑक्साइड। मोस्ट फर्टाइल सॉइल कौन सी है? ओलिवियल, जलोढ़ मिट्टी जो है ये सबसे उपजाऊ मिट्टी जो है मानी जाती है। ब्लैक सॉइल को और किस नाम से जानते हैं? तो रेगुर के नाम से जो है काली मिट्टी को जो है जाना जाता है, और ये कपास के लिए सबसे बेस्ट होती है। देखो, प्राइमरी रॉक इग्नियस बोला जाता है, मार्बल लाइमस्टोन से हो गया, बेसाल्ट इग्नियस। कॉटन अगर हम देखेंगे तो ब्लैक सॉइल, मोस्ट फर्टाइल ओलिवियल, रेड कलर आयरन ऑक्साइड के कारण, और रेगुर मिट्टी को ब्लैक सॉइल को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद आता है वोल्केनो एंड अर्थक्वेक। ओके, ज्वालामुखी। वोल्केनो क्या होता है? ज्वालामुखी पृथ्वी की परपटी में एक ऐसा छिद्र होता है जिसके माध्यम से मैग्मा, पिघली हुई चट्टान जो है सतह पर फूटती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पिक्चर में। ठीक है, ए वोल्केनो इज एन ओपनिंग इन अर्थ क्रस्ट। भू परपटी पर एक जो है इसका जो क्या बोलते हैं एक छेद सा होता है जहां से जो है मैग्मा मतलब जो चट्टानें पिघल जाती है वो जो है निकलती हैं। ठीक है, अब वोल्केनो के जो टाइप हैं वो अलग अलग होते हैं। ज्वालामुखी के प्रकार देखो, सबसे पहले एक्टिव वोल्केनो। एक्टिव वोल्केनो जो बार बार फटता है। ठीक है,
डोरमेंट अगर हम देखेंगे तो ये सुप्त है, ये वर्तमान में करंटली अगर हम देखें तो इनएक्टिव मींस करंटली इनमें से कोई जो है लावा जो है नहीं निकल रहा है, बट मे इरप्ट अगेन, बट ये वापस से क्या हो सकती है, एक्टिव हो सकती है। फिलहाल कैसी है, पैसिव है, ठीक है, करंटली इनएक्टिव है, बट ये क्या हो सकती है, वापस से एक्टिव हो सकती हैं, तो वो हो जाएंगी डोरमेंट, सुप्त। उसके बाद है एक्सटिंक्ट, जो कि विलुप्त हो चुकी है, हैज नॉट इरप्टेड इन हिस्टोरिकल टाइम्स, ऐतिहासिक काल में उसमें कभी विस्फोट नहीं हुआ है, वो कैसी हो जाएंगी, एक्सटिंक्ट वोल्केनो, विलुप्त ज्वालामुखी, ठीक है। ज्वालामुखी में अगर आप देख सकते हैं तो ये वाला जो हिस्सा है क्रेटर हो गया, ये वेंट हो गया, ये मैग्मा चैम्बर है यहाँ पे, और यहाँ से मैग्मा जो है निकलता है, लावा लावा, ये मैग्मा यहाँ बन रहा है, लावा निकलता है, ठीक है। अफेक्ट क्या है, ज्वालामुखी विस्फोटों के प्रभाव क्या है, क्या अफेक्ट होएगा वोल्केनिक इरप्शन का, लावा फ्लो, जो लावा है वो क्या होता है, बहता है। ऐश क्लाउड, मतलब उसमें ऑब्वियस है धुआं धुआं हो जाएगा, तो राख के बादल हो जाएंगे। पायरोक्लास्टिक फ्लोज, ठीक है, अर्थक्वेक का रीजन हो सकता है, सुनामी आ सकती है, ठीक है, तो ये जो है अफेक्ट है वोल्केनिक इरप्शन के, ठीक है, ओके। उसके बाद देखिए अर्थक्वेक क्या है, अर्थक्वेक इज द शेकिंग ऑफ सरफेस ऑफ अर्थ कोज्ड बाय सडन रिलीज ऑफ एनर्जी। भूकंप जो है ये पृथ्वी की सतह का कंपन होता है जो ऊर्जा के अचानक निकलने के कारण होता है। इसका कोज जो माना जाता है वो माना जाता है मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स, जो टेक्टोनिक प्लेट्स है, विवर्तनिक प्लेटों में जो गति होती है, हिलती डुलती हैं वो, उसके कारण जो है भूकंप आता है, ठीक है। तो यही बताया गया है जो ऊर्जा के अचानक निकलने के कारण होते हैं। ओके, अब पूछा जाता है कि अर्थक्वेक को मेजर कैसे किया जाता है, तो इसको मेजर किया जाता है रिक्टर स्केल से, ठीक है, और ये मेजर करता है मैग्नीट्यूड कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर 9 तक के बीच में जो है रिक्टर स्केल बताता है। जितना ज़्यादा आएगा उतना ज़्यादा तेज भूकंप जो है आएगा, मतलब वैल्यू जितनी ज़्यादा आएगी, ठीक है, वो उतना ही तेज जो है भूकंप होगा। ओके, अब आता है सिस्मोग्राफ, इंस्ट्रूमेंट फॉर डिटेक्टिंग एंड रिकॉर्डिंग अर्थक्वेक। भूकंपों का पता लगाने और उन्हें रिकॉर्ड करने का जो उपकरण है उसको बोलते हैं सिस्मोग्राफ, यानी कि भूकंप मापी यंत्र। जो मेजर कर रहा है मैग्नीट्यूड वो क्या है, रिक्टर स्केल है। ओके, अब यहाँ पे मेजर अर्थक्वेक जोन दिए गए हैं, कौन कौन से हैं। सबसे पहले सरकम पैसिफिक बेल्ट है, मेडिटेरियन हिमालयन बेल्ट, हिमालय बेल्ट में भी जो है आते हैं, प्रशांत वाली जो पैसिफिक बेल्ट है वहाँ पर भी जो है अर्थक्वेक जो है आता है। मिड अटलांटिक रिज हो गया, अफ्रीकन रिफ्ट जोन हो गया, ठीक है, ये जो चारों हैं ये क्या है, मेजर अर्थक्वेक, मतलब ज़्यादा जो है यहाँ पे क्या आती है, भूकंप आते हैं, ठीक है, तो ये हो गए। चलो अब इसके क्वेश्चंस देखते हैं। देखो, विच टाइप ऑफ वोल्केनो इरप्ट फ्रिक्वेंटली, जो बार बार होते हैं वो कैसे होते हैं, एक्टिव वोल्केनो होते हैं। विच कंट्री इज कॉल्ड द लैंड ऑफ वोल्केनो, ज्वालामुखियों की भूमि किसको कहा जाता है, तो आइलैंड को कहा जाता है, आइसलैंड, ठीक है। उसके बाद है मैग्मा दैट रीचेज द अर्थ सरफेस, पृथ्वी पर की सतह पर पहुंचने वाला मैग्मा क्या कहलाता है, तो उसको हम बोलते हैं लावा, ठीक है। द माउथ ऑफ ए वोल्केनो इज नोन एज, जो माउथ होता है वोल्केनो का उसको क्या बोलते हैं, क्रेटर बोला जाता है, क्या बोलते हैं, क्रेटर। कोर तो देखो उसका पार्ट हो जाएगा, तो जो वोल्केनो का जो माउथ होता है उसको क्रेटर बोलते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, ओके हम पढ़ चुके हैं। अर्थक्वेक में देखिए, द पॉइंट इनसाइड द अर्थ वेयर अर्थक्वेक स्टार्ट, जहां पे अर्थक्वेक स्टार्ट हो रहा है उसको बोलते हैं हाइपोसेंटर, फोकस। पृथ्वी के अंदर भूकंप शुरू हो रहा है जहां पे, उस बिंदु को बोला जाता है हाइपोसेंटर, ठीक है, या फोकस। ओके, देखो, द पॉइंट ऑन अर्थ सरफेस, ओके देखिए ये देखो, पृथ्वी की सतह पर फोकस के ठीक ऊपर बिंदु जहां से स्टार्ट हो रहा है उसको बोलेंगे फोकस, या क्या बोला था हमने यहाँ पे, हाइपोसेंटर, हाइपोसेंटर। और इसके ऊपर वाला जो बिंदु होता है ना उसको क्या बोलते हैं, एपिक सेंटर, क्या बोला जाता है, एपिक सेंटर, यानी कि उपकेंद्र, यहाँ पे एपिक आएगा, इसको ठीक कर देंगे, ठीक है, एपिक सेंटर हो जाएगा। तो जहां पे शुरू हो रहा है ना भूकंप उसको याद रखना फोकस या हाइपोसेंटर बोला जाएगा, और उसके ऊपर वाले भाग को एपिक सेंटर। ओके, भूकंपीय तरंगों को मापा किससे जाता है, तो सिस्मोग्राफ से, भूकंप मापी यंत्र से। अर्थक्वेक वेव आर मेजर्ड बाय सिस्मोग्राफ। रिक्टर स्केल क्या मेजर करता है, ये मैग्नीट्यूड मेजर करता है किसका, अर्थक्वेक का, भूकंप की तीव्रता को मापता है, ठीक है। क्विक एग्जाम रिमाइंडर देखो, एक्टिव वोल्केनो फ्रीक्वेंटली इरप्ट होते हैं, लावा सरफेस मैग्मा जो बाहर आता है उसको लावा बोलते हैं, फोकस जो होता है वो इनसाइड अर्थ होता है, एपिक सेंटर ये सरफेस पॉइंट होता है। इंस्ट्रूमेंट अगर हम देखेंगे तो सिस्मोग्राफ यूज किया जाता है, और स्केल के लिए हम रिक्टर स्केल का यूज करते हैं भूकंप को मापने के लिए, ठीक है। चलिए, उसके बाद आती है अर्थ एटमोस्फियर, पृथ्वी के वायुमंडल की परतें।
ओके, तो देखो सबसे जो नीचे वाली लेयर होती है जिस पे हम रह रहे हैं, ठीक है, वो होती है ट्रोपोस्फियर। 0 किलोमीटर से लेकर 12 किलोमीटर तक का जो एरिया है वो क्या कहलाता है, ट्रोपोस्फियर कहलाता है। ट्रोपोस्फियर को हिंदी में क्या बोलेंगे, शोभ मंडल, ठीक है, क्या बोला जाएगा, शोभ मंडल, याद रखो इसको, शोभ मंडल अगर हिंदी में याद रखना है तो, ठीक है। कंटेन्स 99% ऑफ वाटर वेपर एंड क्लाउड, जलवाष्प और बादल जो है इसमें होते हैं। 0 से 12 किलोमीटर तक जो है ये होता है, तो ये पूछ लिया जाता है कई बार, ठीक है। उसके बाद स्ट्रेटोस्फियर है जिसको बोलते हैं समताप मंडल। 12 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक का जो एरिया है, मौसम से मुक्त, यहाँ एक मौसम गुब्बारा जो है मौजूद होता है, फ्री फ्रॉम वेदर होता है, होस्ट ए वेदर बेलून। तो 12 से किलोमीटर से 50 किलोमीटर। ओजोन परत जो पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है वो कौन सी है, समताप मंडल ही है, ठीक है। और मौसम की मेजबानी करता है और मौसम का गुब्बारा जो है यहाँ पे होता है, फ्री फ्रॉम वेदर, होस्ट ए वेदर, होस्ट वेदर बेलून। उसके बाद मीजोस्फीयर है जिसको मध्य मंडल कहा जाता है, 50 किलोमीटर से लेकर 80 किलोमीटर तक ये होता है। मिटियोर्स बर्न, जो उल्का पिंड होते हैं ना, किस लेयर में आकर जलकर राख हो जाते हैं, तो मीजोस्फीयर में। ये वायुमंडल की सबसे ठंडी परत है, कोल्डेस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर अगर पूछा जाए तो मीजोस्फीयर हो जाएगा, ठीक है, और ये कोल्डेस्ट लेयर है, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद आती है थर्मोस्फीयर। एक इनका जो क्रम है वो याद रखना है कि सबसे जो निचली लेयर है वो कौन सी है और सबसे ऊपर कौन सी है, और एक क्रम याद रखिएगा। फिर 80 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर तक थर्मोस्फीयर है, ओके। प्रेजेंस ऑफ ISS अलोंग विद ISS सैटेलाइट वगैरह की जो वो होती है वो इसी में होती है, रेडियो ट्रांसमिशन एनेबल हो जाता है, एक्ट एज ए शील्ड फ्रॉम मिटियोर्स। एक्सोस्फेयर देखेंगे तो 400 किलोमीटर से, मतलब उसका सबसे ऊपर वाला एरिया जो हो जाएगा आउटर स्पेस तक, वो एक्सोस्फेयर है। लीस्ट डेंसिटी ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स, वायु के अणुओं का न्यूनतम घनत्व होता है। प्रेजेंस ऑफ सैटेलाइट्स होती है, ठीक है। हाइड्रोजन एंड हीलियम मेजर कंपोनेंट्स होते हैं वहाँ पे, और लीस्ट डेंस लेयर है ये, सबसे कम संघन परत है, मतलब सबसे पतली परत आप कह सकते हैं। द एक्सोस्फेयर लिस्ट डेंस लेयर, ये याद रखना है। तो इसमें वही बताया गया है, लिस्ट डेंस लेयर है, ये एक्ट करती है शील्ड फ्रॉम मेटियोर्स। ये कोल्डेस्ट लेयर है, ये फ्री फ्रॉम वेदर है, इसमें इसी में ओजोन लेयर भी होती है, मतलब ओजोन वगैरह होती है। और ट्रोपोस्फेयर ये 0 से 12 किलोमीटर मीन्स जिसमें हवाई जहाज वगैरह उड़ते हैं, तो ट्रोपोस्फेयर हो जाएगा वो, शोभ मंडल, ठीक है। देखिए, इन विच लेयर ऑफ एटमोस्फेयर डू वी लिव, किस परत में रहते हैं हम, ट्रोपोस्फेयर में, शोभ मंडल में रहते हैं। आगे है ओजोन लेयर इज फाउंड इन, तो ये समताप मंडल में पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फेयर में। विच लेयर प्रोटेक्ट अर्थ फ्रॉम UV रेज, तो पराबैंगनी विकिरणों को कौन सी परत बचाती है, तो स्ट्रेटोस्फेयर बचाती है, समताप मंडल, ठीक है, ओके। वेदर फिनोमिना अकर इन विच लेयर, तो मौसम संबंधी घटनाएं भी ट्रोपोस्फेयर में होती है, यानी कि शोभ मंडल में होती हैं। शूटिंग स्टार आर सीन इन विच लेयर, तो ये मध्य मंडल में होते हैं, शूटिंग स्टार, टूटते तारे, मीजोस्फीयर में। विच इज द हॉटेस्ट लेयर, वायुमंडल की सबसे गर्म जो परत हो जाएगी वो हो जाएगी थर्मोस्फेयर, ओके। और हमने कोल्डेस्ट कौन सी पढ़ी थी, कोल्डेस्ट थी मीजो, और थर्मो उससे ऊपर वाली है तो वो सबसे हॉटेस्ट हो जाएगी। तो कोल्डेस्ट और हॉटेस्ट दोनों याद रखो, ठीक है। सबसे गर्म परत ये हो जाएगी, और मीजो सबसे क्या थी, कोल्डेस्ट थी। रेडियो वेव आर रिफ्लेक्टेड बाय विच लेयर, रेडियो तरंगे किस परत से परावर्तित होती है, तो आयनोस्फेयर से, आयन मंडल से। द आउटरमोस्ट लेयर ऑफ एटमोस्फेयर इज एक्सोस्फेयर, यानी कि बहिर्मंडल बोल सकते हैं। क्लाउड्स आर फॉर्म्ड इन विच लेयर, बादल किस परत में बनते हैं, तो शोभ मंडल में आ जाएगा, ट्रोपोस्फेयर। जेट प्लेन्स फ्लाई इन विच लेयर, ओके, जेट प्लेन्स, जेट विमान, ओके, स्ट्रेटोस्फेयर में होते हैं, समताप मंडल में, ठीक है, याद रखिएगा। वेदर प्लस क्लाउड ट्रोपोस्फेयर है, ओजोन प्लस जेट पूछा जाए तो स्ट्रेटोस्फेयर है, शूटिंग स्टार पूछा जाए तो मीजोस्फेयर है, रेडियो वेव पूछे तो आयनोस्फेयर है, हॉटेस्ट पूछे तो थर्मोस्फेयर है, आउटर मोस्ट पूछे तो एक्सोस्फेयर है, ठीक है, ये याद रखनी है अब आपको। चलिए, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ये हमारा फिजिकल ज्योग्राफी खत्म हो जाता है यहाँ पे। अब इंडियन ज्योग्राफी शुरू होता है, जहाँ पे हम सबसे पहले रिवर एंड ट्रिब्यूटरीज को पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं सिर्फ इसकी ट्रिब्यूटरीज यानी कि सहायक नदी जिसकी जो है वो याद रख लो। जैसे इंडस रिवर है, सिंधु नदी जो तंत्र है, इसकी जो प्रमुख सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं, तो सतलुज, व्यास, रावी और चिनाब। इन चारों में से कोई भी नाम आता है तो ये इंडस रिवर, सिंधु नदी की जो है क्या हो जाएंगी, सहायक नदियां हो जाएंगी। गंगा रिवर में अगर हम देखें तो यमुना हो गई, सोन नदी हो गई, घाघर रिवर हो गई, गंडक नदी हो गई, राम गंगा हो गई, गोमती हो गई, कोसी हो गई, ये सारी की सारी गंगा नदी की सहायक नदियां हैं। फिर यमुना की अगर आप देखेंगे तो चंबल हो गया,
बेतवा हो गया, केन हो गया, सिंध रिवर ओके, ये यमुना रिवर की हैं। ब्रह्मपुत्र में अगर आप देखेंगे तो लोहित, दिबांग, सुबनसिरी, तीस्ता चारों की चारों डीएसएसबी में आ चुकी हैं। ब्रह्मपुत्रा रिवर की ये सहायक नदियां होती हैं। और ओके ये वही है सेम ही। तो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी अगर हम देखें तो इंडस की कौन सी है? सतलुज है। इंडस की सतलुज जो नदी है वो सबसे बड़ी सहायक नदी है। गंगा की पूछी जाती है तो यमुना है, यमुना की पूछी जाए तो चंबल है, और ब्रह्मपुत्र की पूछी जाए सबसे बड़ी सहायक नदी तो वो तीस्ता नदी हो जाएगी। ठीक है, चलिए उसके बाद जो है हम नदी तंत्र पढ़ रहे हैं। पहले हम नॉर्थ इंडिया का पढ़ेंगे, फिर हम साउथ इंडिया का पढ़ेंगे। सबसे पहले नॉर्थ इंडिया के रिवर सिस्टम में जो मेन नाम आता है वो पहली बात इस पे मत जाना, ये थोड़ा सा गलत है तो इसको बेशक आप छोड़ दो, सिर्फ पॉइंट्स पे चलते हैं। ठीक है, इंडस रिवर सिस्टम यहाँ इसका सबसे पहले जो है ये ओरिजिनेट कहाँ से होती है ये पूछा जाता है। तो इंडस रिवर सिस्टम जो है राइज होती है नियर लेक मानसरोवर इन तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से निकलती है और भारत और पाकिस्तान से होकर जो है ये बहती है। इसकी जो मेन ट्रिब्यूटरीज है वो है झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। और यह जो है जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब से होकर जो है ये पाकिस्तान में बहती है। फ्लोज थ्रू जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब एंड इनटू पाकिस्तान। यहाँ से जो है ये बह के पाकिस्तान में जो है चली जाती है। उसके बाद आती है गंगा रिवर सिस्टम। ये कहाँ से राइज होती है? तो गंगोत्री ग्लेशियर से होती है। उत्तराखंड में जो गंगोत्री ग्लेशियर है वहां से निकलती है। मेजर ट्रिब्यूटरीज इसकी यमुना, सोन, घाघरा, गंडक और कोशी नदी है। सबसे बड़ी पूछी जाए तो यमुना है। ओके, फ्लोज थ्रो कहाँ पे बहती है? तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड इनटू बांग्लादेश नोन एज। बांग्लादेश में इसको किस नाम से जानते हैं गंगा नदी को? तो पद्मा के नाम से जो है इसको जाना जाता है। तो इधर से ये आती है, देखो उत्तराखंड से जो है ये आती है, फिर ये इधर यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश और यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, इसको पद्मा नाम से जो है बांग्लादेश में जाना जाता है। फिर आता है यमुना रिवर सिस्टम। तो ये राइज होती है यमुनोत्री ग्लेशियर इन उत्तराखंड इंडिया, और इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी चंबल है। इसके अलावा सिंध, बेतवा और केन भी जो है इसकी सहायक नदियां हैं। और ये उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, यूपी और एंड ऑफ प्रयागराज। ठीक है, प्रयागराज में, इलाहाबाद में ये किससे मिलती है? इलाहाबाद को प्रयागराज बोला जाता है। तो ये गंगा रिवर से जो है मिल जाती है, इसीलिए इसको जो है मतलब ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी भी मानी जाती है। ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम ये वाला जो एरिया है, राइज नियर लेक मानसरोवर इन तिब्बत एंड एंटर इंडिया इन अरुणाचल प्रदेश। पूछा जाता है ब्रह्मपुत्र हरियाणा में बोल रही हूँ मैं, इंडिया में किस राज्य में प्रवेश करती है? तो अरुणाचल प्रदेश में। और सुबनसिरी, तीस्ता, दिबांग, लोहित ये इसकी क्या है? सहायक नदी है। तीस्ता इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स जो है इसमें वही दे रखे हैं, सेम ही पॉइंट है, तो ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चंस पे चलते हैं इसके। नहीं, उससे पहले साउथ इंडिया रिवर सिस्टम पढ़ते हैं। तो साउथ इंडिया में आप देखेंगे तो गोदावरी रिवर सिस्टम है। ये अगेन आप मैप को मत दिखिए क्योंकि मैप इसमें चेंज होएगा। ठीक है, जो सही होगा वो जो है इसमें लगा दूंगी मैं। अभी देखिए, ओरिजिन राइज इन द वेस्टर्न घाट नियर नासिक इन महाराष्ट्र। देखो वेस्टर्न घाट ये वाला जो एरिया है ना, ये वेस्टर्न घाट है, और ये वाला जो एरिया है ये ईस्टर्न घाट है। यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पे अरब सागर है, और नीचे आप देखेंगे तो इंडियन ओशन यानी कि हिंद महासागर है। तो जो गोदावरी है ना वो कहाँ से आती है? वेस्टर्न घाट में जो नासिक है महाराष्ट्र में, वहाँ से जो है ये निकलती है। अप्रोक्सीमेटली 1465 किलोमीटर जो है लंबी रिवर है साउथ इंडिया में। मेजर ट्रिब्यूटरी अगर हम देखेंगे तो प्राणहिता, इंद्रावती और मंजीरा जो है ये गोदावरी की जो है सहायक नदियां हैं। और ये फ्लो करती है कहाँ पे? इधर महाराष्ट्र में, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और एंड ऑफ बे बंगाल। तो यहाँ से यहाँ तक जो है ये आती है। ठीक है, तो महाराष्ट्र में बहती है, फिर ये तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये यहाँ से पूर्व की तरफ बहने वाली नदी हो जाएगी, पूर्वी घाट की। और पश्चिम घाट की तरफ कौन सी आती है? दो ही नदी हैं जो इधर अरब सागर में पूर्वी घाट की तरफ आएंगी। वो कौन सी है? नर्मदा और तापी। बाकी अगर कोई सी भी पूछी जाए, गोदावरी पूछी जाए, कृष्णा पूछी जाए, कावेरी पूछी जाए, तीनों पूर्वी घाट की तरफ जाएंगी, बंगाल की खाड़ी में गिरेंगी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। द गोदावरी इज द लॉन्गेस्ट रिवर। गोदावरी ही जो है सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है। कहाँ की? साउथ इंडिया की। 1465 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है। तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है ये। उसके बाद कृष्णा रिवर सिस्टम देखेंगे तो राइज इन वेस्टर्न घाट फ्रॉम महाबलेश्वर इन महाराष्ट्र।
महाराष्ट्र से ही, वेस्टर्न घाट से ही कहाँ से निकल रही है, ये महाबलेश्वर से निकलती है। गोदावरी कहाँ से हो रही है, नासिक से, ठीक है, ओरिजिनेट हो रही है। लंबाई अगर आप देखेंगे 1400 किलोमीटर है इसकी। ये सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है साउथ इंडिया की। मेजर ट्रिब्यूटरी अगर देखेंगे तो तुंगभद्रा और भीमा नदी है। ओके, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद कावेरी रिवर सिस्टम है, तो ओरिजिन राइज इन द वेस्टर्न घाट एट तल कावेरी में, ये कर्नाटका से निकल रही है। देखो कृष्णा और गोदावरी जो है ये ओरिजिनेट होती है महाराष्ट्र से, और कावेरी जो है ये कहाँ से, ताल कावेरी इन कर्नाटका से जो है उत्पन्न होती है, और इसकी जो लंबाई है वो 800 किलोमीटर है। मेजर ट्रिब्यूटरी में अगर आप देखिए तो हेमावती है, काबिनी है, भाविनी है, अमरावती है। कर्नाटक और तमिलनाडु से ये बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। उसके बाद आती है वेस्ट फ्लोइंग रिवर सिस्टम, जो पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। तो दो नदी आपको याद रखनी, नर्मदा तापी जो बार बार पूछी जाती है, इसके अलावा पेरियार और शरावती भी पूछ सकते हैं, तो ये भी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी हो जाएंगी। फ्लो डायरेक्शन, फ्लो वेस्टवर्ड फ्रॉम द वेस्टर्न घाट टू द अरबियन सी, फ्लो थ्रो महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका एंड केरला, यहाँ से जो है गुजरती है। ठीक है, तो वही इसमें ये जो है सारी चीज़ें दी गई हैं। अब क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन में अगर कुछ अलग मिलेगा तो वो देख लेना। देखो, अब पूछा जाता है कि कौन सी नदी है जिसको गंगा ऑफ साउथ कहा जाता है, दक्षिण की गंगा कहा जाता है, गोदावरी। क्योंकि गंगा नदी अगर हम देखेंगे उत्तर में तो सबसे जो बड़ी नदी है वो गंगा नदी है, और यहाँ पे जो सबसे बड़ी नदी है साउथ इंडिया की वो कौन सी है, गोदावरी नदी है। तो इसीलिए जो इसको गंगा ऑफ साउथ यानी कि दक्षिण की गंगा जो है कहा जाता है। ओके, अब पूछा जाता है रिफ्ट वैली में बहने वाली नदी कौन सी है। तो दो नदियां जो रिफ्ट घाटी में बहती है, एक है नर्मदा और दूसरी है तापी। किसी में ऑप्शन आपको नर्मदा दिया गया होगा, किसी में तापी, और किसी में दोनों ऑप्शन भी जो है मिलते हैं। ठीक है, तो याद रखना है ये रिफ्ट वैली में फ्लो होने वाली रिवर है। उसके बाद है विच ट्रिब्यूटरी ज्वाइन गंगा एट इलाहाबाद, प्रयागराज में जो गंगा से मिलती है यमुना रिवर, और यमुना जो है ये गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी चंबल नदी। ठीक है, ओके, यमुना इज ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर, किस नदी की सहायक नदी है, तो गंगा की। रिवर ब्रह्मपुत्रा ओरिजिनेट फ्रॉम, तो ये तिब्बत में आंगसी ग्लेशियर से, ये आंगसी याद रखना आपको, ये ओरिजिनेट होती है। विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, तो भारत की सबसे लंबी नदी जो है वो गंगा नदी है। विच रिवर इज कॉल्ड सोरो ऑफ बिहार, तो सोरो ऑफ बिहार कोसी नदी को बोला जाता है, क्योंकि इस नदी के कारण जो है बिहार में बाढ़ आती है, इसीलिए इसको सोरो ऑफ बिहार जो है बोलते हैं। चंबल इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ, ट्रिब्यूटरी किसकी है, यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ओके, विच रिवर इज नोन एज द दक्षिण गंगा, तो गोदावरी को बोला जाता है। विच रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम अमरकंटक प्लेटो, अमरकंटक पठार से कौन सी नदी निकलती है, तो नर्मदा निकलती है। द रिवर दामोदर इज कॉल्ड, दामोदर नदी को कहा जाता है बंगाल का शोक। बिहार का शोक अगर पूछा जाए तो ये कोसी नदी है, और बंगाल का शोक अगर पूछा जाए तो ये दामोदर नदी है। विच ऑफ द वेस्ट फ्लोइंग रिवर ऑफ इंडिया, तो पश्चिम की ओर बहने वाली नर्मदा, तापी, पेरियार और शरावती, चारों नदियां पश्चिम की तरफ बहने वाली है। विच ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा फ्लोज थ्रू लखनऊ, कौन सी नदी लखनऊ से होकर बहती है, तो वो है गोमती नदी। ठीक है, कौन सी नदी, गोमती नदी। रिवर तापी ओरिजिनेट फ्रॉम, ये सतपुड़ा रेंज से। ठीक है, सतपुड़ा रेंज, सतपुड़ा की जो श्रेणियां हैं। द मीटिंग पॉइंट ऑफ अलकनंदा एंड भागीरथी इज कॉल्ड, अलकनंदा और भागीरथी के संगम को क्या कहा जाता है, देवप्रयाग बोला जाता है। विच रिवर इज कॉल्ड द ट्विन ऑफ नर्मदा, कौन सी नर्मदा की जुड़वा कहलाती है, तो तापी नदी है जिसको ट्विन ऑफ नर्मदा बोला जाता है। विच रिवर फ्लोज थ्रू दिल्ली, तो यमुना नदी है जो दिल्ली से होकर बहती है। लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा पूछा जाए तो वो भी यमुना नदी है। ओके, महानदी ड्रेन्स इनटू विच वाटर बॉडी, महानदी किस जल निकाय में अपनी वो गिराती है, तो ये बंगाल की खाड़ी में। विच रिवर फ्रॉम द सुंदरबन डेल्टा विद ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र के साथ सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है, तो गंगा नदी बनाती है। तो साउथ गंगा गोदावरी है, सोर ऑफ बिहार कोशी है, रिफ्ट वैली में नर्मदा, अमरकंटक से जो है नर्मदा नदी निकलती है, यमुना ट्रिब्यूटरी चंबल, बेतवा, केन, प्रयागराज संगम, गंगा और यमुना जो है दोनों मिलती है उसको प्रयागराज संगम बोला जाता है। सोरो ऑफ बंगाल दामोदर को, गोमती लखनऊ से गोमती नदी निकलती है, नर्मदा एंड तापी ट्विन रिवर्स है, रिफ्ट वैली में बहने वाली नदी है। दिल्ली में से यमुना नदी निकलती है, भागीरथी और अलकनंदा जहाँ मिलते हैं वहाँ देवप्रयाग है। गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र जहाँ मिलते हैं सुंदरबन डेल्टा का निर्माण होता है। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स जो है इसमें मैंने कवर करवा दिए हैं। ओके, इसके आई थिंक क्वेश्चन रह गए। ओके, क्वेश्चन तो हमने कवर कर लिए, सॉरी क्वेश्चन ही थे। ओके, उसके बाद आते हैं इंडियन माउंटेन्स, भारत के जो पर्वत हैं, हिमालय, काराकोरम रेंज, ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, इनके बारे में पढ़ते हैं। वापस से मैप पे नहीं जाना आपको, मैप थोड़ा सा गलत दिया हुआ है, मैप बाद में जो है चेंज किया जाएगा। ठीक है,
चलिए अभी हम पढ़ते हैं इसको। देखिए हिमालय की हम बात कर रहे हैं तो हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया एंड द वर्ल्ड, भारत और विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला जो है वो कौन सी है? हिमालय पर्वत श्रृंखला है। एक्सटेंड अक्रॉस नदर्न इंडिया फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर टू अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर से शुरू होकर यहाँ तक अरुणाचल प्रदेश तक जो है ये हिमालय पर्वत श्रेणी जो है फैली हुई है। और हिमालय पर्वत श्रेणी को जो है 3 भागों में जो है डिवाइड किया गया है। जो सबसे ऊपर वाला जो भाग होगा ये वाला, इसको बोला जाता है ग्रेटर हिमालय यानी कि हिमाद्री, ठीक है। उसके बाद इसके नीचे आएगा लेसर हिमालय और फिर आएगी शिवालिक बाहरी हिमालय, ठीक है। तो हिमाद्री, ग्रेटर हिमालय, फिर हिमाचल है, लेसर हिमालय और फिर अंदर की तरफ जो आता जाएगा वो हो जाएगा शिवालिक, जिसको आउटर हिमालय, बाहरी हिमालय भी जो है बोला जाता है। तो इनके कई बार नाम पूछ लिए जाती है कि ग्रेटर हिमालय को क्या कहा जाता है, लेसर हिमालय कौन सा है और आउटर हिमालय कौन सा है। अब मेजर पीक आपको याद रखनी है, तो माउंट एवरेस्ट पूछा जाता है, तो ऑब्वियस है वो भारत में तो नहीं आएगी अभी, ठीक है। तो माउंट एवरेस्ट की जो लंबाई है वो 8,848.86 मीटर है। और भारत की अगर पूछी जाए तो वो कंचनजंगा है 8,586 मीटर, फिर नंदा देवी है 7,816 मीटर, ठीक है। यहाँ कई हिम नदियाँ स्थित हैं, गंगा, यमुना, सिंध जैसी नदियाँ यहाँ से जो है ओरिजिनेट होती हैं, मतलब हिमालय की श्रेणियों से ही जो है ये निकलती हैं। उसके बाद आती है काराकोरम रेंज, भारत के सबसे उत्तरी भाग में मुख्य रूप से लद्दाख में स्थित है। लद्दाख में जो स्थित है ना वो है काराकोरम रेंज, लोकेटेड इन द नदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, मेनली इन द रीजन ऑफ लद्दाख। और वर्ल्ड सेकेंड हाईएस्ट पीक जो है वो कौन सी हो जाएगी? K2 हो जाएगी 8,611। ये तो यहाँ पे इसकी बताई थी। काराकोरम रेंज में अगर आप देखेंगे तो सेकंड हाईएस्ट जो पीक है वो कौन सी है? 8,611 मीटर की K2 जो है वो हो जाएगी। होस्ट द सियाचिन ग्लेशियर, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट ग्लेशियर है। यहाँ सियाचिन ग्लेशियर जो दुनिया के सबसे लंबे ग्लेशियरों में से एक है, पार्ट ऑफ ग्रेटर हिमालय एंड एक्सटेंड इनटू पाकिस्तान एंड चाइना। और ये जो है वृत्तर हिमालय का हिस्सा है और पाकिस्तान और चीन तक जो है फैला हुआ है। उसके बाद आता है ईस्टर्न घाट, ये वाला जो एरिया है ईस्टर्न घाट में आ जाएगा, ठीक है। तो स्ट्रेच अलोंग द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया फ्रॉम ओडिशा टू तमिलनाडु, यहाँ उड़ीसा से लेकर तमिलनाडु तक जो है पूरा का पूरा क्या है? ईस्टर्न घाट है। पश्चिमी घाट की तुलना में यह असंतत और कम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। ओके, डिसकॉन्टिन्यूअस एंड लोअर, ये पूछा जाता है कि भाई जो पश्चिमी घाट है वो ऊंचा है या ये वाला ईस्टर्न घाट ऊंचा है, ठीक है। तो ये जो है वेस्टर्न घाट की तुलना में कैसा है? कम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। तो मतलब वेस्टर्न घाट जो है वहां पे ज्यादा ऊंचाई वाले क्षेत्र मिलेंगे। ओके, ईस्टर्न घाट के मेजर पीक कई बार पूछ लिए जाते हैं, तो सबसे ऊंची जो चोटी है पूर्वी घाट की वो कौन सी है? मतलब यहाँ पे कौन कौन सी है? महेंद्रगिरी है जो 1501 मीटर ऊंची है, फिर ये है जिंदगाड़ा 1690 मीटर और अरमाकोंडा 1680 मीटर। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जो है यहाँ पे ईस्टवर्ड की तरफ जो है बहने वाली नदियां हैं। पश्चिमी घाट अगर देखें तो स्ट्रॉन्ग अलोंग द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया फ्रॉम गुजरात टू केरला, रिच इन बायोडाइवर्सिटी, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है। मेजर पीक अगर हम देखेंगे तो अन्नाईमुडी है, डोडा बेटा है और मुलियनगिरी है, ठीक है। डोडा बेटा जो है यहाँ पे इसकी ऊंचाई ऊंची चोटी है। सबसे ऊंची अगर पूछा जाए तो अन्नाईमुडी है, फिर डोडा बेटा वगैरह है। एक्ट एज ए बैरियर बिटवीन द थार डेजर्ट एंड द प्लेन्स ऑफ नदर्न इंडिया, यह थार रेगिस्तान और उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों के बीच में एक अवरोधक के रूप में जो है कार्य करती है। फिर वही दिया गया है यहाँ पे, नदर्न इंडिया है, K2 सियाचिन ग्लेशियर है, ये 3 उसमें डिवाइड है। ईस्टर्न कोस्ट है, लोअर पीक्स है, मेजर पीक महेंद्रगिरी है यहाँ की सबसे अगर हम देखें तो जिंदगढ़ा है, अरमाकोंडा है। वेस्टर्न घाट में अगर आप देखेंगे तो अन्नाईमुडी, डेडा बेटा है, मुलियागिरी है, ये सब जो है आ जाएंगे। अरावली रेंज नहीं आएगी वेस्टर्न घाट में। हाँ, इसमें अरावली ये वाला गुजरात वाले हिस्से में आ जाती है ना, अरावली राजस्थान गुजरात, तो गुजरात वाला हिस्सा है तो अरावली भी आ जाएगी पश्चिमी घाट में, ठीक है। चलिए, हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड, विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है। और भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला पूछी जाए तो सबसे प्राचीन पूछा है यहाँ पे, तो ये अरावली जो पर्वतमाला है ना ये है। इधर फिर ये हरियाणा, गुजरात, राजस्थान में जो है वो अरावली पर्वतमाला है। लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज अगर पूछा जाए इन द वर्ल्ड, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला पूछी जाए तो वो एंडीज है। माउंट एवरेस्ट बिलोंग टू विच रेंज, किस पर्वतमाला से है? तो ये हिमालय पर्वतमाला से में हो जाएगा। हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया पूछा जाता है, भारत की सबसे ऊंची चोटी अगर पूछा जाए तो वो K2 हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि ये माउंट एवरेस्ट भारत में नहीं है तो उसके बाद जो है K2 ही है, तो K2 जो है हाईएस्ट पीक हो जाएगी। माउंटेन सेपरेटिंग यूरोप एंड एशिया, जो यूरोप और एशिया को कौन सा माउंटेन है, जो कौन सी पर्वतमाला जो अलग करती है, तो वो है यूराल माउंटेन्स। हिमालयाज आर विच टाइप ऑफ माउंटेन, तो ये जो है ये फोल्ड माउंटेन है, ठीक है। नए वलित पर्वत जो है ये हैं,
ठीक है। कंचनजंगा इज लोकेटेड इन, कहाँ स्थित है, तो सिक्किम में हो जाएगा। तो वर्ल्ड हाईएस्ट पूछा जाए तो एवरेस्ट, इंडिया हाईएस्ट पूछी जाए तो K2, ओल्डेस्ट इंडिया पूछी जाए तो अरावली, लॉन्गेस्ट वर्ल्ड पूछी जाए तो एंडीज, टाइप ऑफ हिमालय पूछा जाए तो फोल्ड है, यूरोप एशिया डिवाइड पूछा जाए तो यूराल पर्वत से डिवाइड है। ठीक है। उसके बाद आती है माउंटेन पासिस। चलिए देखिए, अब हम पढ़ेंगे माउंटेन पासिस, यानी कि जो दर्रे होते हैं उनके बारे में। सबसे पहले है खारदुंगला पास। ये जो खारदुंगला दर्रा है तो ये कहाँ पे है, लद्दाख में है एंड जम्मू एंड कश्मीर। वन ऑफ द हाईएस्ट मोटरेबल पासिस इन द वर्ल्ड, ये दुनिया का सबसे ऊंचा मोटर योग्य दर्रों में से एक है। मीन्स इस तरीके से सड़क वगैरह है तो जा सकते हैं। ऊंचाई जो है इसकी वो है 5370 मीटर। विटल रूट टू द नुब्रा वैली एंड सियाचिन ग्लेशियर, नुब्रा घाटी और सियाचिन ग्लेशियर तक पहुंचने वाला जो है महत्वपूर्ण जो है मार्ग है, रास्ता है खारदुंगला दर्रा। यह लेह से काशगर चीन तक जाने वाले प्राचीन कारवा मार्ग पर स्थित है। लोकेटेड ऑन द एंशियंट कारवा रूट फ्रॉम लेह टू काशगढ़ चाइना, तो लेह और चाइना को जो है जोड़ रहा है खारदुंगला दर्रा। ठीक है। उसके बाद है नाथुला दर्रा, सिक्किम में है, भारत चीन सीमा पर स्थित है और भारत चीन सीमा को पार करने वाली महत्वपूर्ण दर्रा है जिसकी ऊंचाई है 4310 मीटर। ये पार्ट है एंशियंट सिल्क रूट का, जो प्राचीन रेशम मार्ग है उसका हिस्सा है नाथुला दर्रा। भारत और तिब्बत के बीच एक रणनीतिक व्यापारिक कड़ी है। ओके। इसके अलावा अतीत में भारत और चीन के बीच सैन्य गतिरोध का जो है स्थल रहा है, कौन सा, नाथुला दर्रा। ठीक है। उसके बाद आती है रोहतांग दर्रा जो कि हिमाचल प्रदेश में है, लाहौल और स्पीति की घाटी के रास्तों में है। 3978 मीटर जो है ये ऊंची है और ये कनेक्ट करती है कुल्लू घाटी को लाहौल और स्पीति घाटियों से जो है ये जोड़ता है। ठीक है। और मनाली लेह राजमार्ग के लिए भी जो है ये महत्वपूर्ण है। तो कुल्लू घाटी को किससे जोड़ रहा है, लाहौल और स्पीति घाटियों से जोड़ता है रोहतांग दर्रा। उसके बाद बोमडिला पास है जो कि अरुणाचल प्रदेश में है और ये भारत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। 2438 मीटर ये ऊंचा है और ये कनेक्ट करता है टाउन ऑफ बोमडिला विद तवांग रीजन, इंपॉर्टेंट फॉर स्ट्रेटेजिक मूवमेंट। यह बोमडिला शहर को तवांग क्षेत्र से जोड़ता है जो रणनीतिक आवागमन के लिए महत्वपूर्ण है। उसके बाद जोजिला दर्रा है जो जम्मू और कश्मीर श्रीनगर लेह राजमार्ग पर है। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं खारदुंगला लद्दाख में हो जाएगी, नाथुला सिक्किम में हो जाएगी, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश, बोमडिला अरुणाचल प्रदेश, जोजिला जम्मू कश्मीर। ये पूरा बताया गया है कि नुब्रा घाटी और सियाचिन ग्लेशियर के वो है, मतलब जाने का रास्ता। ये भारत चीन सीमा पर स्थित है नाथुला दर्रा। इसके अलावा मनोरम, कुल्लू, लाहौर और स्पीति को जोड़ती है रोहतांग दर्रा। उत्तर पूर्व में जो स्थित है वो बोमडिला दर्रा है। श्रीनगर लेह मार्ग और रणनीतिक महत्व रखती है जोजिला दर्रा। ठीक है। अब एक मिनट इसकी क्वेश्चन देखते हैं। इसमें यहाँ पे देखो माउंटेन और पासेस एक साथ जो है आप देख सकते हैं। हिमालय जम्मू एंड कश्मीर टू अरुणाचल प्रदेश, मीन जो भी माउंटेन रेंज है, कराकोरम लद्दाख रीजन में हो गया, अरावली गुजरात टू दिल्ली, वेस्टर्न घाट गुजरात टू केरला, ईस्टर्न घाट उड़ीसा टू तमिलनाडु, नीलगिरी हिल्स तमिलनाडु केरल कर्नाटका में है। अब हिमालय के जो है ये यंग फोल्ड माउंटेन्स का है, सोर्स ऑफ गंगा है, यमुना, इंडस रिवर, इन ये सभी जो है हिमालय से ही ओरिजिनेट होती हैं। काराकोरम में अगर हम देखें तो K2 पीक जो कि सबसे ऊंची चोटी है भारत की। ठीक है। फिर सियाचिन ग्लेशियर हो गया। अरावली में देखेंगे तो ये सबसे पुराने पर्वत है, ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन। वेस्टर्न घाट यूनेस्को साइट है, बायोडाइवर्सिटी और सपोर्ट है। ईस्टर्न घाट अगर देखें तो डिसकॉन्टिन्यूस है, लोअर देन वेस्टर्न घाट है। नीलगिरी हिल्स देखिए तो ये पूछा जाता है वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट को कौन सी मतलब कौन सी पहाड़ियों जो है जोड़ती हैं, तो वो नीलगिरी हिल्स है। ये एग्जाम में आ चुका है। ठीक है। उसके बाद जो है दर्रे हैं यहाँ पे, खारदुंगला लद्दाख में हो गया 5370, ले नुब्रा वैली नियर सियाचिन, जोजिला जम्मू कश्मीर में हो गया, रोहतांग हिमाचल प्रदेश में, नाथुला सिक्किम में, बोमडिला पास अरुणाचल प्रदेश, पालघाट और याद रखो केरला और तमिलनाडु को वहाँ पे है ये पालघाट। ठीक है। ओनली ब्रेक इन वेस्टर्न घाट। ओके। हाईएस्ट रेंज बताई गई है, हिमालय है, ओल्डेस्ट अरावली है, हाईएस्ट मोटरेबल पास खारदुंगला दर्रा है, इंडिया चाइना पास नाथुला है, वेस्टर्न घाट ब्रेक वेस्टर्न घाट ब्रेक कौन सा है, पालघाट गैप। ठीक, पालघाट की जो घाटी है वो। उसके बाद क्वेश्चन देखिए, नाथुला पास इज लोकेटेड इन विच स्टेट, नाथुला दर्रा कहाँ पे है, सिक्किम में है। सीजीएल में एक क्वेश्चन आया था। उसके बाद देखिए रोहतांग दर्रा पूछा गया कि किन रीजन्स को जोड़ती है, तो कुल्लू को लाहौल और स्पीति से जोड़ती है, ये हमने पढ़ा था, ये TGT में पूछा गया, DSSB में। शिपकीला पास इज सिचुएटेड, शिपकीला जो है ये हिमाचल प्रदेश में ही है, ये भी याद रखना है।
विच पास कनेक्ट इंडिया विद तिब्बत इन सिक्किम, सिक्किम में भारत को तिब्बत से जोड़ने वाली दर्रा है नाथुला दर्रा। जोजिला पास कनेक्ट विच टू रीजन, तो श्रीनगर से लेह को जोड़ती है कौन सी, जोजिला पास। उसके बाद है बनिहाल पास इज लोकेटेड इन विच यूनियन टेरिटरी, तो जम्मू एंड कश्मीर में है बनिहाल पास भी। बोमडीला पास पूछा जाए तो ये अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। उसके बाद है लिपुलेख पास कनेक्ट इंडिया विद विच कंट्री, लिपुलेख दर्रा जो है ये भारत को किस देश से जोड़ता है, तो चाइना तिब्बत से जो है ये जोड़ता है। अब यहाँ पे देखो सारी दी गई है, नाथुला सिक्किम, इंडिया तिब्बत ट्रेड मार्ग है ये। रोहतांग कुल्लू को लाहौल स्पीति से जोड़ता है। सिपकी कला हिमाचल में है। बनिहाल दर्रा जम्मू एंड कश्मीर हो गया। जोजिला श्रीनगर को लेह से जोड़ती है। बोमडिल्ला अरुणाचल प्रदेश में है। लिपुलेख दर्रा इंडिया को चाइना से जोड़ती है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स भी पता होने चाहिए। चलिए उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लेक ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत में जो जो झीलें हैं उसके में बारे में बात करेंगे। सबसे पहले है मीठे पानी की झीलें यानी कि फ्रेश वाटर लेक। फ्रेश वाटर लेक में सबसे पहला नाम आता है डल झील का। कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में है, इन श्रीनगर। ठीक है, चलिए उसके बाद है वुलर लेक। वुलर लेक है जम्मू कश्मीर में ही। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, ये याद रखना है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। ये क्वेश्चन आता है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुलर झील है। डल झील जम्मू कश्मीर में, वुलर झील जम्मू कश्मीर में। उसके बाद नैनीताल लेक है जो कि उत्तराखंड में है। ठीक है, मनमोहक झील नगर 7 झीलों का हिस्सा है ये। उसके बाद भीमताल लेक है, नैनीताल के पास ही है ये। भीमताल द्वीप समूह के लिए जो है ये प्रसिद्ध है। ठीक, तो ये याद रखना। ओके, इसको देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये गलत बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद है साल्ट वाटर या सेलाइन लेक, जो खारे पानी की झीलें हैं उसमें पहला नाम आता है, जो सबसे लार्जेस्ट है अंतर्देशीय खारे पानी की झील, वो है सांभर लेक जो कि राजस्थान में है। उसके बाद आती है चिल्का लेक। ये भारत का सबसे बड़ा तटीय लैगून है, पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है, वो है चिल्का झील जो कि ओडिशा में है। दोनों ही जो है कैसी हैं, खारे पानी की झीलें हैं। उसके बाद देखिए ब्रैकिश वाटर लेक, सबसे बड़ी तटीय लैगून पूछा चिल्का झील हो जाएगी। इसके अलावा पुलिकट झील हो गई, ये भी खारे पानी की ही है। ठीक है, तमिलनाडु सीमा के पास है, यहाँ पे फेमस फार्मिंगो है। उसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण लेक अगर आप देखेंगे तो वो है लोनार लेक जो कि महाराष्ट्र में है। लोनार लेक बुलढाना जिले में स्थित क्रेटर झील है ये एक तरीके की, जो एक उल्का पिंड के टकराने से जो है बनी थी। तो ये याद रखना है कि क्रेटर लेक अगर पूछा जाता है तो वो लोनार लेक है जो कि महाराष्ट्र में है। फिर वेम्बनाथ लेक है, ये भारत की सबसे लंबी झील है। यहाँ पे बात हो रही है सबसे लंबी झील की, और केरल की सबसे बड़ी पूछा जाए तो वो भी वेम्बनाथ हो जाएगी। क्रेटर लेक पूछा जाए तो लोनार लेक है महाराष्ट्र में। फिर यही है यहाँ पे लार्जेस्ट, सबसे बड़ी खारे पानी की झील पूछी जाती है तो सांबर झील राजस्थान हो जाएगा। सबसे बड़ी मीठे पानी की पूछी जाती है तो वुलर झील हो जाएगा। सबसे बड़ी तटीय झील पूछी जाती है तो वो चिल्का झील उड़ीसा हो जाएगा। क्रेटर लेक पूछी जाए तो लोनार लेक महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, ये डैम का दे रखा है कि हाईएस्ट डैम टेहरी डैम है, लॉन्गेस्ट डैम हीराकुंड डैम है, लार्जेस्ट कोस्टल लैगून चिल्का लेक है। ठीक, अब आते हैं इसके क्वेश्चंस पे। ये देखिए क्वेश्चंस ये रहे। ओके, विच इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, फ्रेश वाटर मीठे पानी की जो झील है वो है वुलर लेक जो कि कहाँ पे है, जम्मू एंड कश्मीर में। उसके बाद है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है। अब यहाँ पे नाम आ जाएगा किसका, चिल्का लेक का। नहीं, एक मिनट, ब्रैकिश वाटर। ओके, यहाँ पे ब्रैकिश वाटर पूछा है, ये याद रखिएगा। देखो यहाँ पे हमने पढ़ा था ना लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर, ब्रैकिश वाटर लेक में अगर नाम आता है तो वो चिल्का लेक का आ जाएगा। अगर सॉल्ट वाटर में अगर पूछा जाए या इनलैंड साल्ट वाटर लेक पूछा जाए तो सांबर आएगा। ठीक है, तो ब्रैकिश पूछा था तो चिल्का लेक रहेगा जो कि ओडिशा में है। लोकटक झील कहाँ पे है, मणिपुर में है। ठीक है, और सांबर राजस्थान में हो गई। उसके बाद यहाँ पे एक और झील आप देख रहे हैं वो है पुलिकट झील। पुलिकट झील कहाँ पे है, ये जो है ना इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लैगून है। ठीक है, सेकंड नंबर पे आती है पुलिकट लेक जो कि कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। ठीक है, ओके, तो बॉर्डर पे है ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के। दूसरी सबसे लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर झील है। फर्स्ट नंबर की पूछी जाए तो चिल्का लेक है।
अगला देखिए, डल लेक इज लोकेटेड इन विच स्टेट एंड यूटी, तो जम्मू कश्मीर में है। लोकटक झील पूछा जाए किस लिए फेमस है, तो फ्लोटिंग आइलैंड के लिए जो है ये फेमस है। सांभर लेक जो है ये फेमस किसके लिए है, सॉल्ट प्रोडक्शन के लिए। उसके बाद है वेम्बनाड लेक इज लोकेटेड इन विच स्टेट, तो वेम्बनाड लेक है केरला में, जो कि सबसे लंबी झील है, लॉन्गेस्ट झील अगर पूछा जाए तो। पुलिकट लेक लाइज बिटवीन 2 स्टेट, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। उसके बाद वुलर लेक पूछा जाए तो ये कहाँ पे, किस नदी पर है ये पूछा गया है, तो झेलम नदी पर स्थित है वुलर झील। ठीक है, देखो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर की अगर पूछी जाती है तो वुलर, लार्जेस्ट ब्रैकिश पूछी जाती है तो चिल्का, फ्लोटिंग आइलैंड लोकटक मणिपुर। सॉल्ट लेक अगर पूछी जाए सबसे बड़ी लार्जेस्ट सॉल्ट लेक, तो सांभर राजस्थान हो जाएगा। ओके, बैक वाटर लेक पूछा जाए तो वेम्बनाड हो जाएगा। पुलिकट जो है ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर स्थित है। ठीक है, चलिए अगला जो है वो है डैम्स, इंपॉर्टेंट डैम्स ऑफ इंडिया। तो सबसे पहला नाम आता है भाखड़ा नांगल बांध का, भाखड़ा नांगल डैम का। किस नदी पर है ये पूछा जाता है, तो ये सतलुज नदी पर है, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में है। और इसका यूज किया जाता है हाइड्रो एंड इरिगेशन के लिए, जल विद्युत और सिंचाई के लिए जो है भाखड़ा नांगल बांध का यूज जो है किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है सरदार सरोवर बांध, जो कि नर्मदा नदी पर है और किस राज्य में है, गुजरात में। नदी और राज्य पूछे जाते हैं, याद रखने हैं। उपयोग किया जाता है वही हाइड्रो और इरिगेशन के लिए। उसके बाद है नागा अर्जुन सागर डैम, जो कि कृष्णा नदी पे है, आंध्र प्रदेश में। ये भी जो है हाइड्रो एंड इरिगेशन के लिए यूज किया जाता है। फिर इंदिरा सागर डैम है, ये भी नर्मदा नदी पर है, लेकिन ये कहाँ पे है, एमपी में है, मध्य प्रदेश में है। तुंगभद्रा डैम की अगर हम बात करें, तुंगभद्रा नदी पे है और ये राज्य जो हो जाएगा कर्नाटक है, सॉरी काम कर्नाटक में, यहाँ पे भी कर्नाटका, यहाँ तो सही है कर्नाटका। तुंगभद्रा डैम जो है ये किस राज्य में है, कर्नाटक में, तुंगभद्रा नदी पे। लो एसिक बेल्ट क्षेत्र का जो है ये महत्वपूर्ण बांध है तुंगभद्रा डैम। हीराकुंड बांध अगर देखें तो महानदी पर है ये, ओडिशा में। और भारत का सबसे लंबा जो बांध है वो कौन सा है, हीराकुंड डैम ही है। कोयना बांध की अगर बात करें तो कौन सी नदी के ऊपर है, कोयना रिवर के ऊपर है, महाराष्ट्र में है और पश्चिमी घाट का ये महत्वपूर्ण बांध है। मेटूर बांध कावेरी नदी पे है ये, तमिलनाडु में, जल विद्युत और सिंचाई के लिए। अब आपसे हाईएस्ट डैम पूछा जाए तो टेहरी डैम है, लॉन्गेस्ट पूछा जाए तो हीराकुंड है यानी कि लंबा, और सबसे पुराना पूछा जाए तो कल्लनई डैम जो है सबसे पुराना बांध है। यहाँ पे भारतीय बांध सबसे बड़ा जो जलाशय है वो इंदिरा सागर है, मध्य प्रदेश। टोलेस्ट डैम अगर पूछा जाए तो टिहरी डैम है। सबसे पुराना बांध कल्लनई बांध है, जो कि कावेरी नदी पर है, तमिलनाडु में। बिल्ट इन 2nd सेंचुरी, 2री शताब्दी में जो है ये बना था कल्लनई बांध। और सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है, जो कि 4.8 किलोमीटर लंबा है, उड़ीसा में। ठीक है, फिर ये वही पॉइंट्स जो है इसमें दिए गए हैं। ठीक है, अब चलते हैं इसके क्वेश्चंस पे। देखिए, भाखड़ा नंगल डैम इज बिल्ट ऑन विच रिवर, तो सतलुज नदी पे है। नागार्जुन सागर डैम पूछा जाए तो कृष्णा नदी पे है। ठीक है, कहाँ पे पढ़ा था हमने नागार्जुन सागर, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो नागार्जुन सागर जो है ये कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में है, कृष्णा नदी के ऊपर। ठीक है, आंध्र प्रदेश में है ये। इडुक्की डैम अगर पूछा जाए तो ये केरला में है, लोकेटेड इन विच स्टेट, केरला। हीराकुंड बांध उड़ीसा में, किस नदी पे, महानदी पे। रिहांद डैम अगर पूछा जाता है विच रिवर, तो रिहांद नदी पे ही है। भाखड़ा नांगल डैम इज लोकेटेड इन विच स्टेट मेनली, तो हिमाचल प्रदेश। टिहरी डैम इज बिल्ट ऑन विच रिवर, तो भागीरथी। टिहरी बांध किस नदी पर बना है, भागीरथी नदी पर बना है। सरदार सरोवर डैम इज ऑन विच रिवर, तो नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध, कहाँ पे है, गुजरात में है। भाखड़ा नंगल सतलुज हिमाचल प्रदेश और पंजाब में, हीराकुंड महानदी उड़ीसा में, टेहरी भागीरथी उत्तराखंड में, सरदार सरोवर नर्मदा गुजरात, नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर तेलंगाना आंध्र प्रदेश, और इडुक्की जो बांध है वो केरला में है। ठीक है, चलिए लास्ट टॉपिक हमारा आ जाता है इंडियन नेशनल पार्क। ठीक है, यहाँ पे दिए गए हैं। सबसे पहले हम उत्तर भारत के देखते हैं। तो उत्तर भारत में सबसे पहला जो नेशनल पार्क था वो पूछा जाता है, कौन सा सबसे पहला नेशनल पार्क था, तो वो था हेली नेशनल पार्क, जिसका नाम है अब जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। कब बना था, 1936 में स्थापित किया गया था। और किसके लिए फेमस है, बंगाल टाइगर्स के लिए, बंगाल बाघों के लिए जो है प्रसिद्ध है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। उसके बाद है पूर्वोत्तर भारत की बात करते हैं।
ठीक है। राजाजी नेशनल पार्क, तो ये उत्तराखंड में हो जाएगा। ओके सॉरी, यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट ही लिखा है, नॉर्थ ईस्ट। ओके चलिए देखिए, राजाजी जो है ये उत्तराखंड में है, और रणथंबोर अगर पूछा जाता है तो राजस्थान में है। ठीक है। डेजर्ट अगर पूछा जाए राजस्थान में, ग्रेट हिमालय अगर पूछा जाए तो हिमाचल प्रदेश में। ठीक है। फिर आता है वेस्ट इंडिया, गिर राष्ट्रीय उद्यान पूछा जाए तो गुजरात में है। मराइन गल्फ ऑफ कच्छ पूछा जाए तो ये भी गुजरात में हो जाएगा। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। ब्लैक बक गुजरात में है। सेंट्रल इंडिया में अगर हम देखें तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान पूछा जाता है मध्य प्रदेश में। बांधवगढ़ अगर पूछा जाए तो वो भी एमपी में है, सबसे ज्यादा नेशनल पार्क ही वहीं पे है। ठीक है। पेंच अगर पूछा जाए तो ये भी एमपी में है। सतपुड़ा पूछा जाए एमपी में है। पन्ना पूछा जाए महाशित्रा तो ये भी वहीं पर होगा। तो बंगाल टाइगर इनमें से कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? कॉर्बेट, रणथंबोर, राजाजी, इनमें। ठीक है। वही गिर गुजरात वही है, सेम ही है। कान्हा वगैरह जो है ये सारे मैंने आपको बता दिए हैं। इसके अलावा साउथ इंडिया में अगर आप देखेंगे तो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान पूछा जाता है, केरल में है। वायनाड केरल में हो जाएगा। बांदीपुर पूछा जाए तो कर्नाटक में है। नागरहोल पूछा जाए तो कर्नाटक में है। ये सारे जो है साउथ के हो जाएंगे। ठीक है। मेन जो है इसमें बताए गए हैं। अब यहाँ पे देखिए, कॉर्बेट उत्तराखंड में है। पहला राष्ट्रीय उद्यान बंगाल टाइगर के लिए फेमस है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है, एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, और यूनेस्को स्थल जो है इसको घोषित किया गया है। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। एशियाई शेरों का ये एकमात्र निवास स्थान है गिर राष्ट्रीय उद्यान। बांधवगढ़ एंड कान्हा ये एमपी में है, इंपोर्टेंट सेंट्रल टाइगर रिजर्वेंस। और पेरियार जो है ये केरल में है, हाथी के लिए जो है ये फेमस है दक्षिण भारत में। ठीक है। चलिए अब इसके क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में है। स्थापना कब हुई? 1936 में हुई। पहला जो है राष्ट्रीय उद्यान है, इसका नाम पूछा जाता है पहले क्या था, तो हेली राष्ट्रीय उद्यान जो था इसको कहा जाता था। अब यहाँ पे पूछा गया कान्हा नेशनल पार्क इन विच स्टेट, तो कान्हा कहाँ पे है? एमपी में है। ठीक है। पेरियार नेशनल पार्क पूछा जाता है तो केरला में हो जाएगा। काजीरंगा नेशनल पार्क इज फेमस फॉर विच एनिमल, तो ये वन हॉर्न्ड रियोनसोर्स, एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा, और कहाँ पर है? असम में है। ठीक है, सी ऑप्शन। उसके बाद है दच्चीगाम नेशनल पार्क, तो ये जम्मू कश्मीर में है। गिर नेशनल पार्क इज फेमस फॉर एशियाटिक लॉयन, एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है, कहाँ पर है? गुजरात में है। रणथंबोर नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट, तो ये राजस्थान में हो जाएगा। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए सुंदरबन नेशनल पार्क इज फेमस फॉर विच एनिमल, तो रॉयल बंगाल टाइगर के लिए। तो यहाँ पे दिया गया जिम कॉर्बेट उत्तराखंड हो जाएगा। काजीरंगा रिहोनो के लिए फेमस है असम में। गिर एशियाटिक लॉयन गुजरात में। रणथंबोर राजस्थान में। कान्हा मध्य प्रदेश में। पेरियार केरला में। सुंदरबन रॉयल बंगाल टाइगर वेस्ट बंगाल में। ठीक है। तो यहाँ पे हमारी ज्योग्राफी जो है वो खत्म होती है। मेन जो टॉपिक्स थे हमने इसमें वो कवर कर लिए हैं। फिर कुछ बचा होगा तो मिसलेनियस टॉपिक जो हम लास्ट वीडियो पढ़ेंगे, मतलब जब लास्ट वीडियो करेंगे तो उसमें जो है मिसलेनियस टॉपिक में अगर कुछ बचा होगा ज्योग्राफी से तो वो सारे पॉइंट्स जो हम उस अकेले वीडियो में जो है कर लेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा अभी जो है हिस्ट्री जो है वो कंप्लीट हो चुका है, साथ में ज्योग्राफी कंप्लीट हो गया है। ऐसे ही नेक्स्ट हम कोई भी वो पढ़ने वाले हैं, पॉलिटी या फिर आर्ट एंड कल्चर जो भी होगा हमारा, वो देखेंगे कि कौन सा जो हम नेक्स्ट कवर करेंगे। ठीक है। और कोशिश मेरी यही है कि जो पेपर होने वाले हैं इसके 16 तारीख से शुरू, उससे पहले जो है स्टैटिक जीके को जो है ना फिनिश कर दिया जाएगा। बाकी सब्जेक्ट्स देखो मैंने पूरे कवर करवा रखे हैं, जिसने नहीं देखे वो ज़रूर देखें। मैथ मैंने कवर करवा रखा है पूरा टॉपिक वाइज। ठीक है। सिर्फ उतना भी कर लो, आपका बेनिफिट हो जाएगा। और प्रीवियस ईयर कर लो, जो प्रीवियस ईयर के पेपर डिस्कस किए हुए हैं वो। रीजनिंग तो सिर्फ एक मैराथन देखनी है और फिर सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। प्रीवियस ईयर के जो वीडियो हैं क्वेश्चंस की वो देखनी है। और सेम हिंदी और इंग्लिश में है। ठीक है। सिर्फ ये थोड़ा स्टैटिक जीके है जो लंबा चल रहा है, अदरवाइज एक वीडियो अगर आप देखेंगे ना रीजनिंग की, मैथ की या इंग्लिश, रीजनिंग हिंदी और इंग्लिश की, तो वो एक वीडियो से ही आपका हो जाएगा काम। फिर सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा। मैथ और स्टैटिक जीके ये है जो थोड़ा सा टाइम आपका लेगा। ठीक है। तो वो आपको देना पड़ेगा। मैथ भी मैं कहती हूँ कि मैथ मैंने बहुत छोटे उसमें करवा रखा है, सिर्फ आप उतना भी कर लो, आप इजीली जो है 12 से 13 क्वेश्चंस जो है पेपर में अटैम्प्ट करके आ पाएंगे। ठीक है। अगर आपको नहीं आता है मैथ तो मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके से करवाया हुआ है। तो जिसको नहीं मिल रहा है ना वो सिर्फ ऐसे सर्च कर लो ना, DSSB मैथ प्लेलिस्ट बाय टॉपर्स प्राइम चैनल या DSSB स्टैटिक जीके प्लेलिस्ट बाय
टॉपर्स प्राइम चैनल मीन्स जो भी चाहिए बाय टॉपर्स प्राइम चैनल करके आप उसको सर्च कर सकते हैं, सब कुछ चैनल पे आपको मिल जाएगा। या डीएसएसबी हिंदी मैराथन लिख लेना, या डीएसएसबी रीजनिंग मैराथन लिख लेना, वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना है और हाइप का बटन भी प्रेस करना है। थैंक यू सो मच।